वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, कभी कभार कुछ मूवीज इतनी ज्यादा इफेक्टिव होती है कि उसके अंदर डायलॉग की तो कहीं पे जरूरत पड़ती। एक्टर एक्ट्रेसेस के एक्सप्रेशन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि आप अगर उन्हें देख पा रहे हैं तो शायद ये भी समझ पा रहे हैं कि उनके मन के अंदर क्या चल रहा है और वो क्या कहना चाहते होंगे। काफी ज्यादा रिलेटेबल भी होती है कि आपको उसका हर एक सीन लगता है कि शायद एक दिन हम यहाँ पर खड़े थे और एक दिन हमने भी यही चीज महसूस करी थी। 2018 के अंदर आई हुई एक तमिल मूवी जो कि अब तक की वन ऑफ बेस्ट रोमांटिक एंड इमोशनल मूवी कही जा सकती है। विजय सेतुपति की पर्सनल फेवरेट है। इस मूवी का नाम है गाइस 96। आखिर मूवी का नाम 96 क्यों पड़ा है वो तो हमें मूवी के अंदर पता चल ही जाएगा। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी बहुत ही अमेजिंग मास्टरपीस का हिस्सा बनने के लिए चलते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें विजय सेतुपति दिखाए जाते हैं जिनका नाम है रामचंद्रन, जिन्हें प्यार से सब राम ही कहते हैं। राम ट्रैवल और नेचर फोटोग्राफर है जो कि हमें इंडिया के हर एक कोने के अंदर दिखाए जाते हैं। पानी हो या फिर जंगल हो या फिर माउंटेन्स हो या फिर बीचेस हो, उन्होंने कोई सी भी जगह नहीं छोड़ी। बहुत ही अलग अलग तरह की जगहों पे जाके काफी ज्यादा स्ट्रगल करके बेस्ट से बेस्ट मोमेंट कैप्चर करे हैं। काफी दिनों तक उसी जगह पे खड़ा रहना और काफी अलग अलग तरीके के चैलेंजेस फेस करना भी राम की कहानी बताता है। हम देखते हैं कि राम बिल्कुल अकेला है। इसी के साथ हम उसकी उम्र बढ़ती हुई भी देख रहे थे। सोलो ट्रैवलर बन के राम ने ऑलमोस्ट पूरी इंडिया को एक्सप्लोर कर ही लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि राम एक घाट के किनारे बैठा था जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स आते हैं जो कि एकदम परफेक्ट टाइम पे आ गए थे। राम को अपनी पंक्चुअलिटी बहुत ज्यादा पसंद थी। स्टूडेंट्स को देख के साफ पता चल रहा था कि राम एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर है। वो सारे बच्चों को कहते हैं कि 9 to 6 कोई भी अपना फोन नहीं चलाएगा और सिर्फ तुम्हें अच्छे मोमेंट्स को कैप्चर करना है। तब तक कैप्चर करना है जब तक तुम्हें खुद सेल्फ सेटिस्फेक्शन ना हो जाए। तुम्हें किसी और के लिए कैप्चर नहीं करना है बल्कि खुद के लिए कैप्चर करना है। जिसके बाद सारे बच्चे अपने काम पे लग जाते हैं और अलग अलग जगहों से अलग अलग एंगल से पिक्चर्स क्लिक करने लगते हैं। साफ दिख रहा था कि राम उन सब के एंगल्स को सुधार भी रहा था। एक लड़की थी जो राम को थोड़ी अलग नजर से देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो राम को पसंद करती है, वो राम की पिक्चर्स भी क्लिक करती है। इसके बाद में राम सारे बच्चों से बातचीत करता है, सारे बच्चों के क्लिक्स भी देखता है और इन्हें नए प्रोजेक्ट के लिए एक गाँव में जाना था जिसका नाम तंजवरम था। बाकी सारे बच्चे तो शायद तंजवरम में पहुंच जाते, लेकिन राम को शायद नींद आ रही थी तो वो इन्हीं में से पूछता है कि कार किसको ड्राइव करनी आती है। तब ये लड़की कहती है कि सर मुझे ड्राइव करनी आती है। तो अगली रात राम इसी के साथ में निकल जाता है। रात भर ये लड़की ड्राइव करती जाती है और अगली सुबह ये लड़की सेफ ड्राइव करके सीधा इसी गाँव के अंदर पहुंच जाती है। राम ने अच्छी खासी नींद में निकाल ली थी और राम डिस्टर्ब भी बिल्कुल नहीं हुआ था। अब वो जब अपने गाँव के अंदर पहुंच जाता है तो आते ही सबसे पहले छुपने लग जाता है क्योंकि उसे पता था कि अगर किसी ने भी उसे देख लिया तो उसे रुक के बातचीत करनी पड़ेगी और फिर काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। वो हर जगह के बारे में इस लड़की को बताता है कि ये देखो ये मेरा गांव हुआ करता था, यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुआ करता था, यहाँ पे ये चीज थी, यहाँ पे वो चीज थी। और इसी के साथ में आखिर उसकी डेस्टिनेशन आके रुकती है उसके स्कूल पे। उसके सामने वहाँ एक गार्ड बैठा था। तभी राम इस लड़की को कहता है कि एकदम तेज गाड़ी लेके जाओ और इस गार्ड के सामने रोक दो। ये गार्ड डर जाता है, चिल्लाने लगता है। तभी अंदर से निकल के राम आता है। ये दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये गार्ड से फिर बातचीत शुरू हो जाती है। गार्ड कहता है कि भाई तू तो बड़े टाइम बाद आया, कैसा है तू, बाकी तेरे दोस्त वगैरह कहाँ पे है। राम कहता है कि अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं अंदर चला जाऊँ। तो ये गार्ड कहते हैं कि भाई तेरी तो स्कूल है, जा बिल्कुल जा। जिसके बाद तो राम बिना रुके सीधा स्कूल के अंदर पहुंच जाता है। हर एक चीज को महसूस करने लगता है। गाइज अगर आप खुद देखिए, आज अगर गाइज आप लोगों ने अपने स्कूल काफी टाइम पहले पास आउट कर ली है तो आप अपना ईयर जरूर याद करेंगे कि आपने उस स्कूल के अंदर क्या क्या किया था। आपको एक एक चीज बहुत अच्छी तरीके से याद होगी कि आपकी सीढ़ियां कहाँ पे थी, आपके रूम नंबर कौन से थे, आपकी क्लास सेक्शंस कौन से थे, हर एक चीज। तो राम भी वो सारी चीजें महसूस कर रहा था। जिसके बाद वो एक क्लास के अंदर जाता है, पहले आगे बैठता है और कुछ ही देर बाद में पीछे जाके बैठ जाता है। ऐसा लग रहा था साफ कि जैसे वो राम की ही क्लासरूम थी। उसके बाद वो गार्ड के पास जाता है, बैठता है, बातचीत वगैरह करता है और अपने पुराने दिन, पुराने दोस्तों वगैरह को सबको याद करता है क्योंकि बाकी सब लोग इधर उधर हो गए थे। तभी ये गार्ड इन्हीं में से एक दोस्त को कॉल मिलाने के लिए कहता है जिसका नाम मुरली था। राम तभी एक कॉल मिला के दे देता है और देखते ही देखते अब सबकी बातचीत वगैरह शुरू हो जाती है। मुरली भी कहता है कि क्या बात है, तू आज स्कूल आया हुआ है, कितनी अच्छी बात है यार, वीडियो कॉल कर, सबको दिखा। जिसके बाद में राम कहता है कि वीडियो कॉल क्या करना, तुम सब लोग भी यहीं पे आ जाओ, कैसा रहेगा कि हम लोग मिलके एक गेट टुगेदर कर ले। अब धीरे धीरे करके तो कॉल सबके पास चला जाता है और सबको जब पता चलता है कि राम स्कूल के वहाँ पे गया है और हम सब लोग वापस से मिलके एक बार गेट टुगेदर कर सकते हैं तो सभी उसके लिए हाँ कर देते हैं। देखते ही देखते यहाँ पे एक स्कूल का ग्रुप बन जाता है जिसका नाम है 96 क्योंकि ये सारे बच्चे 1996 के पास आउट थे। राम पहली बार इतने सालों के अंदर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था क्योंकि वो किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं था और इतने सालों बाद जब अपने स्कूल के सारे बच्चों को देखकर वो सोच रहा है कि शायद एक बार सबका मिलना हो जाएगा तो ये बहुत ही खुशी की बात थी। आखिरकार सभी ने 2 महीने बाद की प्लानिंग बनाई थी कि 2 महीने बाद में सभी चेन्नई के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे और आखिरकार वो टाइम भी आ गया था। सारे बच्चे अब वो 96 वाली एज के नहीं रहे थे बल्कि सभी पेरेंट्स बन चुके थे, बड़े बड़े इंसान बन चुके थे। लेकिन गेट टुगेदर करके सब हद से ज्यादा खुश थे। फिर सब एक दूसरे से मिल रहे थे, अपने अपने ग्रुप्स के साथ थे और तभी यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी एंट्री करते हुए राम एंटर करता है। सभी उसे देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं बल्कि उसी के ऊपर ही कूद जाते हैं। सब एक दूसरे से मिलते हैं, बातें वगैरह करते हैं। पता चलता है कि राम के 4 दोस्त काफी ज्यादा अच्छे पुराने दोस्त हैं, मुरली, सतीश और शुभांशी। शुभांशी इसमें से प्रेग्नेंट है। सभी यहाँ पे अपनी पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराने लगते हैं। बातों ही बातों के अंदर अब शुभांशी पूछने लगती है कि अब
सारे लोग आ गए हैं या नहीं आए हैं, जहाँ पे मुरली कहता है कि हाँ ऑलमोस्ट सारे आ गए हैं, 4 लोग बाकी हैं, 3 लोग रास्ते के अंदर भटक रहे हैं और एक का पक्का नहीं है। जहाँ पे शुभांशी पूछ लेती है कि अच्छा ये एक कौन है, तो मुरली चुप कराता है कि चुप हो जा, इशारे में बहुत चुप होने की कोशिश करवाता है, लेकिन जो शुभी थी वो चुप होती ही नहीं है और आखिर के अंदर नाम बाहर आ जाता है कि आखिरी लड़की जानू है। अब जैसे ही राम नाम सुनता है जानू का, तभी कहानी एकदम से पास्ट के अंदर चली जाती है कि आखिर राम एकदम से सीरियस हो क्यों गया। तब हमें यहाँ पे काफी पुराना सीन दिखाया जाता है जब इनके स्कूल टाइम का था। ये सीन 10th क्लास का है। जानू एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है जहाँ पे शास्त्रीय संगीत का बहुत ज्यादा चलन था। इसी के कारण जानू को हमेशा से गाने का बहुत शौक रहा है। स्कूल के अंदर अगर या फिर क्लास के अंदर अगर कोई भी फंक्शन रहता था तो जानू को हमेशा गाना गाने के लिए भेजा जाता था। क्लास के अंदर सब उसकी रेस्पेक्ट भी काफी ज्यादा किया करते थे। लेकिन यहाँ पे राम और जानू का एक अलग ही कनेक्शन था। जानू का पूरा नाम जानकी देवी था, जहाँ पे सब उसे जानू ही कहा करते थे। राम बाकी दोस्तों से जितना बात किया करता था उससे ज्यादा बात वो जानू से किया करता था और जानू को भी अगर कोई तकलीफ होती थी या कोई काम होता था तो वो राम को ही कहा करती थी। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। लेकिन एक बार की बात थी जब जानू लगभग 2 से 3 दिन तक नहीं आई थी। राम का तो मानो मुंह ही लटक जाता है, वो न किसी से बोलता है न पूछता है और बस खोया रहता है कि आखिर जानू को हुआ क्या है। वो एक लड़की से पूछता है जो कि शुभांशी ही थी, बचपन की शुभांशी, जो कि उसकी बनाई हुई बहन थी। उसे भी नहीं पता था कि आखिर जानू कहाँ पर गई होगी। इसी के कारण शुभांशी अपनी बाकी फ्रेंड से पूछ के उसका घर पता कर लेती है। शुभांशी और राम दोनों उसके घर की तरफ भी जाते हैं, लेकिन जानू के घर के बारे में कुछ पता नहीं चलता। तो शुभांशी कहती तो रुक जा, हो सकता है वो मंडे तक पक्का आ जाए। राम घर पे भी चला जाता है तो भी उसका मन नहीं लगता। अगले मंडे को जानू आ जाती है स्कूल और पता चलता है कि उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। लेकिन इस बार जब जानू पीछे मुड़ के देखती है राम को, तो राम पूरी तरीके से बदला हुआ था। अब राम वो पहले जैसा दोस्त नहीं था, बल्कि अब उसके मन के अंदर थोड़ी सी शर्म आने लग गई थी। बल्कि वो तो उससे बात करते हुए भी हिचकिचा रहा था। लेकिन जानू भी समझ गई थी कि राम अब बदला बदला कैसे है। अब राम पहले के जैसे उसके साथ में नहीं चलता था, बल्कि पीछे पीछे उसका वेट किया करता था। उसे देख के बस मुस्कुराता रहता था। राम उसे हद से ज्यादा पसंद करने लग गया था। अब ये बात ओपनली कभी किसी को कही नहीं जा सकती थी। इसी के कारण उसने सबसे पहले शुभांशी को बताया और शुभांशी ने जानू से भी पूछने की कोशिश करी, लेकिन जानू कुछ नहीं कहती। अब ये बात तो बाकी राम के दोस्तों को भी पता चल गई थी। जानू राम को समझाती भी है कि ये सब चीजें अपनी जगह पे है, लेकिन इसके अंदर तुम अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब मत कर देना, अपनी पढ़ाई एकदम ढंग से करते रहना। तो राम चुपचाप हाँ भी कह देता है, लेकिन उससे कुछ बात करने की हिम्मत नहीं रख पाता। अब जानू जब भी गाना गाया करती थी तो राम को हमेशा एक ही गाना सुनना पसंद था, जो कि यमुना के पार था। लेकिन जानू जान करके वो गाना नहीं गाती थी, बल्कि कहती थी कि जिसको चाहिए ना वो गाना वो खुद आके बोले तभी मैं गाऊंगी। और राम बस चुपचाप बैठ जाता है और हर बार दूसरा गाना सुनता रहता था। एक दिन की बात थी जब जानू का बर्थडे था। राम उसे इवन विश तक भी नहीं कर पाता, तो सारे के सारे दोस्त उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अरे बात तो कर। तो जानू कहती है कि अरे मुझे विश तो करो, आज मेरा बर्थडे है। तो राम कह देता है कि हाँ हैप्पी बर्थडे। और तभी राम की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो शुभांशी पूछती है कि आखिर तुझे हुआ क्या है, तू ऐसे कैसे बात कर रहा है। तो उसकी हार्ट बीट काफी ज्यादा बढ़ी हुई थी। तो शुभांशी कहती है कि तुझे क्या हुआ है, एकदम से तुझे इतना पसीना क्यों आ गया। यही चीज जब जानू चेक करती है और राम के सीने पे हाथ लगाती है तो राम का दिल सच में काफी ज्यादा धड़क रहा था और राम बस एक बार जानू के हाथ लगाते ही वहीं पे बेहोश हो जाता है। ये वो पहला वक्त था जब ऑलमोस्ट सारे लोगों को पता चल गया था कि राम जानू को कितना ज्यादा पसंद किया करता था। ऐसे ही समय निकलता रहा और इनके 10th का सेशन खत्म हो गया। सभी एक दूसरे को गुड बाय कर रहे थे और कहते हैं कि 2 महीने की तो बात है, हम सब लोग जल्द ही मिलेंगे। और उसके बाद में डायरेक्ट 11th के अंदर ही मिलना था, आखिरी दिन था। इसी के कारण राम और जानू साथ साथ में जाने लगते हैं, लेकिन राम ने तब भी कुछ नहीं कहा। जानू से बात करने की कोशिश भी करती है और एक वक्त ऐसा आता है कि ब्रिज पे ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जानू बात करती भी है लेकिन राम कुछ भी नहीं कहता। इसी के कारण जानू चली जाती है। राम का दिल बहुत भारी हो रखा था, लेकिन तभी पीछे से जानू आ जाती है और उसके ऊपर इंक फेंक देती है और कहती है कि ये तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाता रहेगा और मुझे भूल मत जाना। राम काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। और जिसके बाद कहानी सीधा प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट हो जाती है। राम तो अब ऑलमोस्ट एक जवान आदमी बन ही चुका था और अभी भी डरा हुआ था, क्योंकि उसने जानू का नाम सुन लिया था कि जानू यहाँ पे आने वाली है। जिसके बाद तो वो एकदम शर्मा के बलून लेके एकदम पीछे खड़ा हो जाता है कि बस वो खुद का ये रूप नहीं दिखाना चाहता था, और अगर जानू आ भी जाए तो उसके सामने आ ही नहीं पाएगा। सारे लोग कहने लगते हैं कि राम बिल्कुल नहीं बदला, अभी भी बिल्कुल पहले के जैसा ही है। और तभी यहाँ पे जानू की एंट्री होती है, जो कि डायरेक्ट सीधा एयरपोर्ट से आई थी। सभी उससे बात करते हैं, हाय हेलो करते हैं। शुभांशी जो कि उससे थोड़ी सी गुस्सा हो रखी थी वो भी उससे मिलती है। सब कहते हैं इतने टाइम बाद आई हो, अच्छा लगा, ये वो करके सब लोग बात कर ही रहे थे। और तभी यहाँ पे सब आपस के अंदर गॉसिप करने लगते हैं राम के बारे में। तो जानू भी पहचान जाती है कि आखिर तुम लोग क्या बात कर रहे हो। और जानू को पता चल जाता है कि राम भी इसी पार्टी के अंदर है और वहाँ पीछे खड़ा है, क्योंकि वो जानू को फेस नहीं कर पा रहा है, उसे डर लग रहा है। तो राम को बुलाने के लिए शुभांशी उसके दोस्त सतीश को भेजती है। सतीश जाता है, लेकिन राम उसके बुलाने पे भी लौट के नहीं आता। उसकी बहुत ज्यादा फट रही थी, तो वहीं पे रुका हुआ था। अभी भी यहाँ पे जानू और शुभांशी दोनों आपस में बातचीत ही कर रहे थे कि बाकी सब चीजें कैसी चल रही है, क्योंकि जानू अब इंडिया में नहीं रहती है, बल्कि वो सिंगापुर शिफ्ट हो चुकी थी। तो वो सिंगापुर से आई थी। जिसके बाद कहानी एक बार फिर से पास्ट के अंदर चली जाती है कि आखिर ये लोग कांटेक्ट में क्यों नहीं थे। दिखाया जाता है कि 10th की छुट्टियां खत्म हो गई थी, सब 11th क्लास के अंदर आ गए थे। काफी सारे बच्चे तो इन्हें एक क्लास के अंदर मिल गए थे, लेकिन इस रूम के अंदर राम नहीं था। जिसके बाद ये सारे बच्चे अलग अलग सेक्शंस के अंदर जाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर जाते हैं, लेकिन राम इन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता है। जानू एकदम से डर जाती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिर राम को हुआ क्या है, वो आया क्यों नहीं है, कुछ तो बता के जाता तो ये
सब लोग ऑफिस के अंदर जाते हैं और राम के बारे में पूछते हैं तो पता चलता है कि राम ने तो टीसी ले ली है और वो इस साल स्कूल ज्वाइन करी ही नहीं है उसने। तो यहाँ पे सतीश और मुरली कहते हैं कि तुम शांत हो जाओ, हम अभी उसके घर जाते हैं और वहाँ जाके पता लगाते हैं। जब ये दोनों लड़के घर पे जाते हैं तो पता चलता है कि राम के फादर के ऊपर हद से ज्यादा कर्जा हो गया था, वो कर्जा नहीं चुका पाए थे, रातों रात उनको घर को बेचना पड़ा और रातों रात ही यहाँ से भागना पड़ा। इसी के कारण राम स्कूल नहीं आ पाया और वो किसी दूसरी जगह पे रह रहा है। ये बात सुन के जानू को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वो भी समझ पा रही थी कि राम के साथ में कुछ तो बुरा हुआ होगा तभी वो स्कूल नहीं आया है। लेकिन अब जानू के भी दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि राम एटलीस्ट उससे मिलने के लिए एक बार तो आता, उसे कुछ तो कहता, किसी को तो कुछ कहता। ऐसे करते करते जानू की भी 11th और 12th खत्म हो चुकी थी, वो सीधा कॉलेज में आ गई थी। कॉलेज तक भी वो उसका इंतजार करती रहती थी, लेकिन तब तक भी राम कभी लौट के नहीं आया। वो स्कूल के अंदर भी बहुत बार आई, उसने कई सारे लोगों से कांटेक्ट किया, लेकिन कोई भी राम के बारे में नहीं बता पाया। सीन जिसके बाद वापस से प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट हो जाता है और जानू इस बार खुद उठ के राम के पास मिलने के लिए जाती है। जैसे ही वो राम को देखती है तो राम एकदम पलट जाता है, क्योंकि राम में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो जानू को फेस करे। जानू से पलटने के लिए कहती है और राम उसे आंखें नहीं मिला पाता, आलतू फालतू की बातें करता रहता है। जानू कहती है क्या करते हो, कहाँ रहते हो? राम कहता है कि मैं एक ट्रैवल फोटोग्राफर हूँ, अच्छा हूँ, बस सबका गेट टुगेदर था तो मैं यहाँ पे आ गया। जिसके बाद साफ पता चल रहा था कि राम का बीपी हद से ज्यादा बढ़ गया है। जानू उसे यूँ कहती है कि तुम होश में तो हो, तुम ठीक तो हो ना? इतनी देर के अंदर एक बार वापस से राम अपना सुध बुध बिल्कुल खो चुका था और जानू के पास होते ही, उसका ऑरा आसपास होते ही, उसके टच करते ही वो एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। सब उसे उठा के लेकर आते हैं और बहुत जोर जोर से डांटने लगते हैं कि यार तू अभी तक भी नहीं बदला, ये सब चीजें कब तक चलती रहेगी, ये सब चीजें क्या हो रही है? तो एक आध लोग बात संभालने लगते हैं कि नहीं नहीं इसकी तबीयत खराब हो गई होगी, बीपी वगैरह बढ़ गया होगा। तभी यहाँ पे जानू बात बदल देती है और कहती है कि तुम लोगों ने खाना खाया या नहीं खाया, क्योंकि असल के अंदर जानू को भी राम से बातचीत करनी ही थी। जिसके बाद तो शुभांशी दो लोगों को भेज देती है और उसके बाद में जानू शुभांशी को भी भेज देती है कि प्लीज यार मुझे उससे कुछ बात करनी है। तो वो भी उठ के चली जाती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ऐसा लग रहा था कि राम को कुछ बुरा लगा है बातों के अंदर, इसी कारण वो उठ गया है। लेकिन असल के अंदर तो राम जानू के लिए खाना लेने के लिए गया था, क्योंकि जानू को भूख लग रही थी। जानू यहाँ पे थोड़ा सा खाना खाती है और उसके बाद में सीधा राम की तरफ प्लेट कर देती है कि तुमने भी कुछ भी नहीं खाया है, तुम थोड़ा तो खा लो। लेकिन राम नहीं खाता। तो जानू कहती है कि बचपन में तो तुम खा लेते थे, हम लोग एक ही टिफिन से खाना खाते थे। यहाँ पे पीछे खड़े होकर मुरली और शुभांशी बातें करने लगते हैं कि यार यहाँ पे चल क्या रहा है, ये दोनों बात भी करेंगे या नहीं करेंगे, कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं, आखिर चल क्या रहा है, कुछ होगा भी या नहीं होगा। दूसरी तरफ जानू के कहने पे राम अब उसी की प्लेट से खाना खाने लग जाता है। उसके मन के अंदर काफी सारे इमोशंस थे कि बस वो इमोशनल होके अभी रो पड़ेगा, लेकिन फिर भी जानू के कहने पे वो उसकी प्लेट में से खाना भी खा लेता है। अब यहाँ एक तरफ डिनर खत्म होता है और सारे लोग अपने स्कूल से रिलेटेड बात करने के लिए पहुंच जाते हैं। मुरली सीधा स्टेज पे जाता है और सभी लोगों को यहाँ पे आने के लिए थैंक यू वगैरह करता है और उसके बाद में आज का प्रोग्राम शुरू करता है कि जैसे बचपन के अंदर हम सभी के सामने जानू गाया करती थी तो आज भी उसे आना ही पड़ेगा। और जानू को स्टेज पे बुला लेते हैं। पीछे से सतीश और बाकी सब भी जैसे उसके लिए हूटिंग करते थे बचपन के अंदर, बाकी सब भी वैसे ही करते हैं। जानू सबको थैंक यू बोलती है और कहती है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बस अभी बैग उठा के यहाँ पे पहुंच गई हूँ, बिल्कुल भाई स्कूल के दिन याद आ रहे हैं। और एक बार फिर से सब उसे गाने के लिए कहते हैं। पहले तो जानू मना करती है, लेकिन सबके इतने इंसिस्ट करने पे वो गाना शुरू कर देती है। एक बार फिर से राम रिक्वेस्ट करवाता है कि प्लीज उसे बोलो ना यमुना तट वाला गाना गाए, लेकिन आज भी जानू वो गाना नहीं गाती है और दूसरा गाना शुरू कर देती है। सब उसे देखते ही रह जाते हैं और उसके गाने को सुनते ही रह जाते हैं कि वो कितना अच्छा गाती है। जिसके बाद में सब अपना केक वगैरह कट करते हैं। यहाँ पे बाकी सारे कपल थे, कुछ के तो बच्चे वगैरह भी आए थे। सब अपना वही टाइम याद करते हैं, पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराते हैं, गेट टुगेदर करते हैं और आखिर के अंदर ऑलमोस्ट सारी की सारी जगह खाली हो गई थी। लेकिन इन्हीं सब में दिख रहा था कि कैसे राम जानू को देख रहा है आंखें चुरा चुरा के और जानू भी राम को बस देख ही रही थी आंखें चुरा चुरा के। जब सब चले गए थे तब भी 5 ही बचे थे और पार्टी खत्म होने के बाद में सब कॉफी पे चले जाते हैं। बातों ही बातों में बात छिड़ जाती है कि किस किस की शादी हो गई, किस किस के बच्चे हैं। तब पता चलता है कि राम ने अभी तक भी शादी नहीं करी है। ये बात सुन के जानू को बहुत ज्यादा शौक लगता है। लेकिन जब जानू के बारे में पूछा जाता है तो पता चलता है कि वो सिंगापुर के अंदर रह रही है और उसकी एक बेटी भी है। वो सबको अपनी बेटी की फोटो दिखाती है, सब देख रहे थे, लेकिन राम के पास फोन नहीं आ रहा था। तो वो बहुत ज्यादा अजीब सा बिहेव कर रहा था कि उसके पास फोन ही नहीं आया। ये चीज जानू देख लेती है और खुद अपना फोन देती है। राम देख के एकदम से इमोशनल हो जाता है कि कैसे बिल्कुल ये जानू के जैसे दिखती है, जैसे बचपन में जानू दिखा करती थी। और उसके बाद घूम फिर के फिर से टॉपिक राम के ऊपर आ जाता है कि क्यों उसने अभी तक शादी नहीं करी। सब बातें इधर उधर घुमाने लगते हैं और फटाफट से इस काम को वाइंड अप भी करने लगते हैं कि चलो चलो हमें यहाँ से जाना है। जानू यहाँ पे सतीश से पूछती है कि कोई मुझे कुछ नहीं बता रहा, आखिर तुम तो बताओ कि आखिर हुआ क्या था, राम ने अभी तक शादी क्यों नहीं करी। आखिर कोई उसे कैसे बताता कि अभी तक भी राम जानू के बारे में सोचा करता है और उसने उसी के चक्कर में शादी नहीं की है। राम धीरे धीरे करके सबको ड्रॉप करने लगता है। शुभांशी कहती है कि पहले ये लोग जानू को ड्रॉप करेंगे, उसके बाद शुभांशी जाएगी। लेकिन राम कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, पहले मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा, उसके बाद इसे छोड़ दूंगा। शुभांशी को थोड़ा डाउट था कि भाई तू उसे ज्यादा बात मत कर लियो, वो अपनी फैमिली के अंदर है, उसका हस्बैंड और बच्ची है, तो तू कुछ खास मत करियो, तू चला जाना यहाँ पे टाइम से। तो राम कहता है तुझे लगता है कि मैं कुछ करूंगा। और शायद ये आखिरी था कि जब जानू इंडिया आई है, क्योंकि उसके बाद शायद ही वो गेट टुगेदर या किसी और फंक्शन के लिए यहाँ पे आएगी। जिसके बाद वो शुभांशी से भी मिलती है, उसे अच्छे से गुड बाय करती है और फिर चली जाती है। अब जैसे ही ये दोनों कार के अंदर अकेले थे तो जानू फिर से राम के पीछे पड़ जाती है कि अब तो मुझे बताओ कि आखिर अब क्या बात है, तुम मुझे कुछ बता ही नहीं रहे हो, आखिर मुझे कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा है, कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं करी है, मुझे कोई तो रीजन बताओ। लेकिन राम यहाँ पे कुछ भी नहीं बताता, इवन कुछ बात तक भी नहीं करता। वो खुद ही बहुत ज्यादा डरा हुआ था जानू से बात करने के चक्कर में। और इतनी ही देर में जानू
का होटल भी आ जाता है और राम उसे जाने के लिए कहता है कि कल सुबह तुम्हारी फ्लाइट है, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा, बस मुझे कॉल कर देना, ये मेरा नंबर सेव कर लो। और उसके बाद में वो उसे जाने के लिए कहता है। इस चक्कर में जानू भी बहुत ज्यादा भड़क जाती है और झगड़ा करके वहाँ से चली जाती है। राम उसे रोकना चाहता था लेकिन फिर भी रोक नहीं पाया और जानू सीधा अपने कमरे के अंदर चली जाती है गुस्सा करके। कुछ ही देर बाद में उसे खुद रियलाइज होता है कि उसके पास बस आज का टाइम बचा है। अगर वो लड़ ले, झगड़ ले, चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन आज का टाइम वापस नहीं आने वाला है। इसी के कारण वो राम को वापस कॉल करती है और कहती है कि क्या तुम वहीं पे खड़े हो, तुम कहाँ चले गए, तुम कितने दूर हो। जहाँ पे धीरे से आवाज के अंदर राम कहता है कि तुम जहाँ पे छोड़ के गई थी मैं बिल्कुल वहीं पे खड़ा हूँ। जिसके बाद तो जानू एक सेकंड का वेट नहीं करती है और सीधा नीचे उतर के आ जाती है और उसके बाद में राम के ऊपर गुस्सा करने लगती है, उसके ऊपर चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। राम माफी मांगता है और कहता है कि शांत हो जाओ, अंदर बैठो, अंदर बैठ के बात करते हैं। जिसके बाद ये दोनों फिर से गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और उसके बाद में कहीं बाहर निकल जाते हैं। तभी शुभांशी का कॉल आता है, वो भी दोनों के पास में आता है और वो दोनों से एक एक करके पूछने लगती है कि तुम लोग कहाँ पर हो। राम कह देता है कि मैंने उसे होटल छोड़ दिया और जानू कहती है कि हाँ मैं होटल के अंदर आ गई हूँ, बस कल सुबह मेरी फ्लाइट है, मैं चली जाऊंगी। तो शुभांशी शांति से कॉल रख देती है। उसके बाद ये लोग सोचते हैं कि अब आखिर कहाँ पे जाएंगे। तो जानू कहती है कि चलो सैलून चलते हैं। राम को समझ ही नहीं आता कि आखिर सैलून क्यों जाना है। तब यहाँ पे जानू उसे उन्हीं के पास लेकर आती है जहाँ पे वो बचपन के अंदर वहाँ से बाल कटाता था और वो इन अंकल को कहती है कि इसका हेयर कट बिल्कुल वैसे ही करिए जैसे कि 10th क्लास का एक बच्चा दिखता है। तो वो पूछता है कौन से सन की बात कर रही हो तुम। तो ये कह देती है कि 1994 के अंदर। जिसके बाद तो अब राम की खैर नहीं थी। राम जैसे भालू बाबा बन के घूमा करता था। उसके बाद तो इन बार्बर ने राम को बिल्कुल एक 10th क्लास के बच्चे के जैसे बना दिया था। उसकी दाढ़ी मुझे सब कुछ हटा दी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे इन अंकल को भी थोड़ा थोड़ा पता था कि आखिर राम किसके लिए बाल कटवाया करता था और आज इतने सालों तक उसने बाल क्यों नहीं कटवाए। जिसके बाद अब वो वापस एक नॉर्मल लड़का सा बन गया था। जानू ने अब तो राम का इवन शर्ट भी उतरवा दिया था और कहा कि क्यों तुम ऐसे बाबा बन के घूमते हो, क्यों एकदम बड़ी उम्र वाले बन के घूमते हो, देखो खुद को एक बार कितने सही लगते हो, तुम नॉर्मल ऐसे भी तो रह सकते हो। क्योंकि राम अब एकदम बाल कटे हुए, दाढ़ी कटी हुई, टी शर्ट के अंदर रहा हुआ उम्र से लगभग 10 साल और ज्यादा छोटा लगने लग गया था। और अब जानू यहाँ पे वापस ये पूछने लगती है कि तुम्हारे एटलीस्ट रिलेशन के बारे में तो बताओ, कुछ तो बताओ, क्या था क्या नहीं था, कोई चीजें तो होंगी। जहाँ पे अब राम बताने लगता है कि हाँ हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। राम कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद में कॉलेज में एक लड़की थी, वो मुझे पसंद किया करती थी, हालांकि ठीक था और इवन वो मुझसे शादी भी करना चाहती थी। अब मैं उसे क्या कह पाता। एक दिन आती है और मुझे कहती है कि जल्दी मेरी शादी होने वाली है और तुम मुझसे शादी कर लो। राम को उसमें कोई इतना ज्यादा खास इंटरेस्ट नहीं था, इसी कारण वो कह देता है कि अच्छी बात है तुम शादी कर लो। तो जहाँ पे वो लड़की पीछे पड़ जाती है और कहती है कि नहीं मुझे तुमसे ही शादी करनी है। राम कहता है कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, आखिर मैं तुम्हें कहाँ पे रखूंगा। लेकिन उस लड़की को किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी। तब यहाँ पे राम जानू के बारे में बता देता है कि कैसे 10th क्लास की एक लड़की थी जिसे वो हमेशा से पसंद किया करता था और आज तक भी उसे ही पसंद किया करता है। इस सारी कहानी को सुन के वो लड़की थोड़ी देर के लिए चुप हो गई और चली गई। अगले 3 महीने बाद उसने शादी का कार्ड भी भेजा। तो जानू पूछती है क्या तुम गए उसकी शादी में। राम कहता है कि नहीं मुझसे ये सब देखा नहीं जाता, मैं नहीं गया उसकी शादी में, लेकिन जहाँ पर भी है वो खुशी होगी। जिसके बाद में अब जानू अपने बारे में बताने लगती है कि कैसे उसने भी राम का काफी ज्यादा इंतजार किया। 10th से लेकर 12th तक उसने राम का इंतजार किया। उसके बाद में कॉलेज भी खत्म हो गया, उसकी बहन ने भाग के शादी कर ली थी। इस चक्कर के अंदर उसके घर वालों ने उसे भी ज्यादा टाइम तक की मोहलत नहीं दी, बल्कि जैसे ग्रेजुएशन खत्म हुआ उसकी भी शादी हो गई और वो फिर सिंगापुर चली गई। वो शादी वाले दिन तक इंतजार करे कि ऐसा लग रहा है कि जैसे राम आसपास ही है और राम अभी आएगा और उसे उठा के ले जाएगा कि चलो जानू यहाँ से चलते हैं। लेकिन राम नहीं आया और बस जानू की शादी हो गई। ये बात सुन के तो राम की खुद की हालत खराब हो गई कि कैसे जानू उसे आज तक भी याद करती थी। ये दोनों बात कर ही रहे थे, तभी यहाँ पे इसी सोसाइटी का गार्ड आता है जो कि इन्हें जाने के लिए कहता है। तभी एकदम से इन दोनों की बात कट हो जाती है और ये दोनों वापस ही गाड़ी के अंदर बैठते हैं और फिर से आगे की तरफ जाने लगते हैं। जानू पूछ लेती है कि आखिर तुम वापस क्यों नहीं आए, आखिर ऐसा भी क्या कारण था, तुम्हें एटलीस्ट एक बार तो आना चाहिए था, आखिर कुछ तो बताते। जहाँ पे राम कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं आया था, मैं तुमसे ही मिलने के लिए आया था, तुम्हें मैसेज भिजवाया था। तब यहाँ पे जानू को समझ नहीं आता कि आखिर वो कौन सा वक्त था जब वो मिलने के लिए आया था। तब एकदम कहानी पास्ट के अंदर चली जाती है। यहाँ पे राम अपने दोस्त मुरली के साथ में जानू के कॉलेज के बाहर आया था। वो एक लड़की को बुलाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम क्या जाके एक लड़की को मैसेज दे सकती हो कि बाहर उसके लिए एक लड़का इंतजार कर रहा है। पहले लड़की डरती है लेकिन बाद में समझ जाती है कि ये लड़के अच्छे हैं, कोई गलत लड़के नहीं है। इसी के कारण वो अंदर उस लड़की को मैसेज देने के लिए तैयार हो जाती है। अब यहाँ पे जानू अपनी फ्रेंड के साथ में खड़ी ही थी और तभी ये दूसरी लड़की आती है और कहती है कि बाहर तुम्हारा एक लड़का इंतजार कर रहा है। लेकिन जब जानू बाहर की तरफ देखती है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बहुत ज्यादा भड़क जाती है और इस लड़की को कहती है कि तुम्हारा यही काम है क्या, जाके बस मैसेंजर बनी हुई हो, इधर उधर के मैसेज डिलीवर करती हो। आज के बाद अगर मेरे पास आई ना किसी लड़के का नाम लेके तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ के भगा दूंगी, चली जाओ यहाँ से और कह देना कि आज के बाद मुझसे कोई कांटेक्ट ना करे। ये लड़की बेचारी बाहर जाती है, राम को ये सारी बात बताती है और कहती है कि वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर है और तुमसे बात भी नहीं करना चाहती है और तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जिस बात को सुन के राम को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और उसे लगता है कि शायद जानू अपनी लाइफ के अंदर आगे निकल गई है, उसे कोई और मिल गया होगा या फिर राम ने उसके साथ जो भी किया मतलब बिना बताए चला गया। इस चक्कर में जानू गुस्सा है और वो अपने दोस्त को कह के यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद जानू को जब ये बात पता चलती है कि उस दिन वहाँ पे राम आया था, जानू ने राम को देखा ही नहीं, तो उसका हद से ज्यादा दिमाग खराब होता है और जानू बस वहाँ से भाग के चली जाती है। अब यहाँ पे राम को समझ में आता है कि शायद ये उसके पास आखिरी वक्त है, अगर वो जानू के पास नहीं गया तो एटलीस्ट उसे जाना चाहिए। तो राम भी भागा भागा जाता है क्योंकि उसे पता था कि जानू यहाँ पे रोती रोती गई है। वो जानू के सैंडल वगैरह उठाता है, सीधा कमरे के अंदर जाता है और पता चलता है कि जानू वॉशरूम के अंदर बैठ के बहुत बुरी तरीके से सर पीट पीट के रो रही है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उस दिन उससे मिलने के लिए राम आया था। उसे तो
बस लग रहा था कि कोई दूसरा लड़का उसे छेड़ रहा है। तब वो अपनी तरफ की स्टोरी बताती है कि जिस वक्त वो लड़की बताने आई थी कि तुम्हें कोई लड़का नीचे बुला रहा है, तो उसने जब बाहर की तरफ देखा तो राम नहीं बल्कि कोई और लड़का दिखा। वो लड़का काफी दिनों से जानू का पीछा कर रहा था और जानू को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी चक्कर में जानू ने इस लड़की को बहुत गालियां दी कि उस लड़के को बोल देना चला जाए यहाँ से, कभी मुझे शक्ल ना दिखाए, नहीं तो मैं तुम्हारी भी हाथ पैर तोड़ दूंगी, उस लड़के के भी हाथ पैर तोड़ दूंगी। और उसी बात कभी पता ही नहीं थी कि राम उससे मिलने के लिए आया था। इस बात के रिग्रेट को लेके ये दोनों ही बहुत बुरी तरीके से इमोशनल हो जाते हैं। बस जानू यही बैठ के सोच रही थी कि काश उस दिन वो देख लेती, लेकिन एटलीस्ट ये सब बातें वो कहती भी तो किससे कहती। ऑब्वियसली बात है कि वो राम को ही कहेगी। जिसके बाद ये दोनों बैठ के बस यही सब बातें कर रहे थे। तब यहाँ पे राम जानू के कॉलेज का नाम भी लेता है। तो जानू कहती है कि क्या तुम्हें मेरे कॉलेज के बारे में कैसे पता? तुमने तो कहा था कि तुम आए थे, लेकिन तुम्हें पता कैसे था? क्योंकि तुम तो वहाँ पे रहते ही नहीं थे। जहाँ पे राम कहता है कि तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ पता था। सब कुछ का मतलब एक एक चीज पता थी कि तुम्हारे 10th में कितने नंबर थे, तुम्हारे 12th में कितने नंबर थे, तुमने कौन से कोर्स ऑप्ट किए थे, तुम कौन से कॉलेज में जाती थी, तुम्हें कितनी बार मलेरिया हुआ, तुम्हें कितनी बार जॉइंटिस हुआ, तुम्हारी कितनी बार तबियत खराब हुई, तुम्हें कौन सा कोर्स ज्वाइन करना था, तब तुम्हारे पापा ने तुम्हें डांटा, तुमने गुस्सा कब किया, तुमने अपने फेयरवेल के अंदर साड़ी पहनी थी, मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, उस साड़ी का कलर तक मुझे याद है। और उसके बाद अगली बार मैंने तुम्हें तुम्हारी शादी के अंदर देखा था, उस दिन भी तुमने साड़ी पहनी थी, तुम्हें बिल्कुल सही एहसास हुआ था, मैं उस दिन वहीं पे था, तुम्हारी शादी के अंदर भी आया था, वहाँ पे तुम शादी कर रही थी, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हारे पास आता और तुम्हें वहाँ से उठने के लिए कहता, क्योंकि मेरे पास उस वक्त कुछ भी नहीं था। मैं बस तुम्हारे फेरे तक का इंतजार कर रहा था और मैं वो तक भी नहीं देख पाया, मैं बीच के अंदर चला गया। ये बातें सुन के जानू को बहुत ज्यादा शौक लगता है, हद से ज्यादा शौक लगता है कि राम उसके हर वक्त इर्द गिर्द था। लेकिन जब जानू ने उसके ऊपर गुस्सा किया था, इस चक्कर में राम उसके आसपास भी नहीं आ पाया। अब जब जानू को सब पता चली गया था कि राम उसके बारे में हर एक छोटी सी छोटी चीज जानता था और इवन वो उसकी शादी तक भी उसके साथ ही था, वो उससे शादी भी करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। जिसके बाद ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते, बस बैठे ही थे और तभी इनके रूम की डोरबेल बज जाती है। कॉफी आती है, ये दोनों कॉफी पीते हैं और राम को लगता है कि बस ये सही वक्त है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। उसने जानू को देख लिया, उसे सारी बातें शेयर कर ली, बातें वगैरह कर ली, तो अब उसे चले ही जाना चाहिए। लेकिन जानू उसे यहाँ से नहीं जाने देती, बल्कि कहती है कि बैठ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है, सामने बैठो। और वो राम को बिठा के बस यही कहती है कि कुछ भी हो जाए तुम आज मुझे जाने के लिए नहीं कहोगे, ना ही सोने के लिए कहोगे, मेरे पास ये आखिरी रात है, चलो हमें बाहर चलना चाहिए। जिसके बाद में जानू वापस से तैयार हो जाती है और राम भी बाहर खड़ा था क्योंकि वो भी जानू को जाने नहीं देना चाहता था। ये दोनों बाहर चले जाते हैं कॉफी वगैरह पीने के लिए। बात दोनों अभी भी एक दूसरे से नहीं कर रहे थे, लेकिन तो भी दोनों एक दूसरे के साथ रह के बहुत ज्यादा अच्छा महसूस कर रहे थे। दोनों एक साथ घूमते हैं, पैदल पैदल इधर उधर जाते हैं, मेट्रो के अंदर जाते हैं, यानी कि वो टाइम जो कि शायद इन्हें एक साथ में बिताना चाहिए था, या फिर अगर ये दोनों एक साथ होते तो कितने ज्यादा खुश होते, वही ये सारी चीजें महसूस करते जा रहे थे। तभी ये दोनों एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और राम वहाँ बस अपना मुंह छुपाने लग जाता है इस चक्कर के अंदर, क्योंकि ये सारे के सारे बच्चे उसके स्टूडेंट्स थे। अगर ऐसी हालत के अंदर वो उसे देख लेंगे तो बहुत ज्यादा छेड़ेंगे। तो राम इधर उधर वॉशरूम के चक्कर में जा नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे पीछे पलटता है तो उसके सारे स्टूडेंट एकदम उसके सामने ही थे, पहचान ही नहीं पाते कि राम सर है, वो सर जो कि इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट है और उनका हुलिया बिल्कुल चेंज है और एक लड़की के साथ बैठे हैं। तो सबको लगता है कि ये जरूर मैम होंगी, सभी हाय हेलो करते हैं। तो सब जाके पूछ लेते हैं कि सर ने बताया नहीं कि उनकी शादी हो रखी है, हमें तो नहीं लगता था कि सर मैरिड है। तो पीछे से राम कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं बोला। अब जब सारे बच्चों को लग ही रहा था कि राम सर की ये वाइफ है, तो जानू भी फिर ऐसा ही कहने लगती है कि हाँ ये हमारी लव मैरिज है, इसी के कारण किसी को कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद तो बच्चे पीछे पड़ जाते हैं कि प्लीज बताइए आप लोगों की क्या स्टोरी है, हमें भी जानना है कि किसने किसको प्रपोज किया। राम कहता है कि फालतू की बातें मत करो, बहुत ज्यादा लेट हो गया, तुम बच्चों को यहाँ पे इतनी रात में नहीं आना चाहिए। लेकिन जानू कहती है कि अरे बच्चों को मत डांटो, कोई बात नहीं, सारे बैठ जाओ। और उसके बाद में सारे बच्चे बैठ जाते हैं और बस इन्हें यही जानना था कि आखिर किसने किसको प्रपोज किया था। जिसके बाद में जानू बोलने लगती है कि हमारा प्यार अभी का नहीं है बल्कि स्कूल टाइम का है, जब हम 10th क्लास के अंदर थे। कहानी 10th क्लास के अंदर ही शुरू हुई थी, तब से लेकर हम एक दूसरे को बहुत ज्यादा देखा करते थे। हम लोगों ने एक दूसरे को कभी कुछ कहा भी नहीं था, बस आंखों आंखों में देखा करते थे। फिर कुछ टाइम बाद में राम गायब हो गए थे और उसके कुछ सालों बाद में वो लौट के आए। कॉलेज के बाहर उन्होंने किसी लड़की को भेजा और मैं जब नीचे उतर के आई तो मेरे पास में बहुत शिकायतें थी। मैं बहुत ज्यादा गुस्सा थी कि अगर राम आएगा तो उस पर बहुत गुस्सा करूंगी, लेकिन जैसे ही मैंने राम को देखा तो मेरी सारी शिकायतें खत्म हो गई। मैंने किसी भी तरीके का गुस्सा नहीं किया, यानी कि वही कहानी थी जो कि इनकी बिल्कुल अधूरी रह गई थी। शायद अगर जानू उस वक्त राम को देख लेती तो उसी वक्त उसे कभी नहीं छोड़ती, लेकिन उसने ये कहानी बस एक इमेजिनरी बना ली और सबको बताया कि यही वो वक्त था जब राम ने मुझे प्रपोज किया और तब से हम लोग अभी तक साथ है। सारे बच्चे कहानी सुन के बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन वही लड़की जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था उसको बहुत अजीब लगता है। राम सारे बच्चों को घर जाने के लिए कहता है और ये लड़की जाने से पहले जानू को कुछ कह के जाती है। ये लोग बात करते करते अभी यही सोचने लगते हैं कि आखिर अभी ने कहाँ पे जाना चाहिए, टाइम तो है इनके पास में, लेकिन ये लोग होटल से काफी ज्यादा दूर आ गए हैं। तो राम को ये लगने लगता है कि शायद वो कुछ गलत ना कह दे, तो इसी के कारण वो कहता है कि मेरा घर बहुत पास के अंदर है, वॉकिंग डिस्टेंस पे, हम यहाँ से पैदल पैदल भी जा सकते हैं। तो एकदम से जानू को लगता है कि उसे छेड़ना चाहिए, इसी कारण वो राम को छेड़ देती है और कहती है कि क्या तुम ऐसा उल्टी सीधी बातें सोच रहे थे मेरे बारे में। तो राम काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाता है कि नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा था, बल्कि मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ में, तुम सोचो तो सही। जहाँ पे जानू कहती है कि मेनका आ जाए और मेनका के साथ उसकी 2 और अप्सराएं आ जाए तो भी तुम्हारा ध्यान भंग नहीं कर सकती, तो मेरे साथ आखिर क्या करोगे। तब जाके राम के सांस में सांस आती है क्योंकि वो उसे गलत नहीं समझ रही थी। जिसके बाद में ये लोग जा ही रहे थे तो काफी तेज बारिश आ जाती है। इस चक्कर में ये दोनों भीग जाते हैं, घर पे आते हैं। तो यहाँ पे जानू चेंज वगैरह करने के लिए चली जाती है क्योंकि हद से ज्यादा गीली हो रही थी। उससे पहले ये लोग घर वगैरह देखते हैं और जानू को
राम का ये बनाया हुआ सेटअप बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। घर बहुत अच्छी तरीके से उसने मेंटेन कर रखा था। राम जानू के लिए कपड़े वगैरह और बाकी की चीजें लेकर आता है, टॉवल और अलग से सोप वगैरह, जहाँ पे जानू कहती है क्यों तुम्हें कोई दूसरी बीमारी है क्या, तो फिर आखिर तुम्हारे में क्या दिक्कत है। राम को हर चीज बहुत अजीब लगती है क्योंकि वो जानू की रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा करता है, उसे सुंदर बहुत मानता है और खुद को बहुत ही कमतर मानता था। कॉफी वगैरह बनाते हैं, पीते हैं, फिर से एक बार बात करने लगते हैं और तब यहाँ पे जानू कहती है देखो मैं तुम्हें भी खुश देखना चाहती हूँ, अगले ही कुछ ही दिनों के अंदर तुम शादी कर लो, मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पे वापस आऊंगी, तुमसे मिलूंगी, तुम्हारी बीवी से मिलूंगी, उसे बताऊंगी कि वो कितनी खुशनसीब है, उसे हीरा मिला है, तुम्हारे बच्चों को खिलाऊंगी, तुम आखिर ये सब कब करोगे। क्योंकि अब इनके बीच में वो नहीं था, ये लोग आगे बढ़कर सारी चीजें तोड़ ताड़ के खुद एक साथ में दोनों साथ साथ में रहे, ये चीजें पॉसिबल ही नहीं थी, बल्कि बस ये चाहते थे कि एक दूसरे की खुशी में खुश रहें। तब यहाँ पे राम बात को फिर से काट देता और कहता है कि उसे भूख लगने लगी है। तभी यहाँ पे जानू खुद अपने हाथ से खाना बनाती है क्योंकि उसने काफी टाइम बाद में ये चीज बनाई थी। राम और ये दोनों ही साथ साथ में खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। राम यहाँ बातों बातों के अंदर इवन जानू से भी पूछता है कि तुम तो खुश हो ना, तुम्हारी शादी के अंदर तो खुश हो ना। जानू को लग रहा था कि वो आज की बात कर रही है, जानू को लग रहा था कि राम आज की बात कर रहा है, लेकिन राम कहता है कि नहीं, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी लाइफ के बारे में पूछ रहा हूँ। तो जानू कहती है कि पहले पहले बहुत अकेला लगता था क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं था, लेकिन समय के साथ में चीजें अपने आप ठीक होने लगी। पहले तो हम दोनों की शादी में भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस थे क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन वो भी बहुत अच्छे इंसान है, मेरे बिना कुछ कहे सारी चीजें समझ जाते हैं, बिना बोली सारी चीजें ला देते हैं। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी एकदम से लाइट्स चली जाती है। राम फटाफट से उठता है छोटी सी लैंप वगैरह जलाने के लिए, तभी वो कहता है कि जानू तुम उठना मत, नहीं तो तुम्हारी लग जाएगी। और इतनी ही देर में जानू अंधेरे के अंदर गाना गाने लगती है। ये वही गाना था जो कि राम का बहुत ज्यादा फेवरेट था। राम अपने कमरे की सारी चीजें गिरा देता है क्योंकि उसे वो लाइट नहीं मिल रही थी जिसके अंदर वो जानू को देख सकता था, वो जानू के पास जाना चाहता था, वो गाना खुद अपने कानों से सुनने के लिए। यहाँ पे एक तरफ राम के हाथ में वो छोटा सा लैंप था और वो जानू को बस गाते हुए देख ही रहा था, वो भी उसका फेवरेट गाना, वो हद से ज्यादा इमोशनल था। और तभी एकदम से लाइट्स वापस आ जाती है, जिसके बाद में राम जानू को एक कमरे में लेके जाता है। वहाँ पे उसका काफी सारा सामान रखा हुआ था जो कि उसकी पुरानी यादों से हद से ज्यादा जुड़ा हुआ था, जैसे कि स्कूल का वो शर्ट जिसके ऊपर जानू ने इंक गिराई थी, और भी कई सारी चीजें जो कि जानू से रिलेटेड है, जैसे कि जानू का दुपट्टा जो कि एक दिन वो अपने स्कूल के अंदर ही भूल गई थी, तो राम ने चुपचाप से उसे वो अपने पास में रख लिया। जानू इन सबको देख के एकदम अपने स्कूल का टाइम याद करने लगती है और ये भी कि राम के पास में कितनी सारी मेमोरीज है, क्या क्या चीजें हैं उसके पास में। तभी एक डायरी आती है और उसके अंदर एक छोटा सा लेटर भी था जिसके अंदर राम ने खुद की बनाई हुई कविता भी लिख रखी थी। जानू को बस उसे पढ़ना था, इसी के कारण वो ऊपर बैठ जाती है और फिर राम को कहती है कि प्लीज पढ़ो। थोड़ी देर राम पढ़ता है, लेकिन तभी जानू को नींद आ जाती है, तो राम भी चुप हो जाता है और उसे बस सोने के लिए कहते हैं। और जैसे करते हैं ना कि किसी को किसी की नजर ना लगी, वैसे ही करता है और नीचे चादर लगा के सो जाता है। कुछ ही देर के अंदर जानू की आंख खुल जाती है और वो राम को ऊपर आने के लिए कहती है। राम को बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन पता चलता है कि जानू की नींद खुल गई है और वो उठ के बस बैठी है, उसी का कुछ दिमाग उल्टा सीधा चल रहा है। जिसके बाद में वो राम की एक ऐप पे मैट्रिमोनियल साइट बनाना चाहती थी ताकि राम को कोई अच्छी लड़की मिल जाए, लेकिन राम इन सब चीजों के लिए मना कर देता है कि देखो मैं ये सब चीज देख लूंगा, सब चीजें भगवान के भरोसे है, जो भी होगा अच्छा ही होगा मेरे साथ में, तुम मत सोचो। और अब बस ऑलमोस्ट इनका टाइम आ ही गया था जब इन लोगों को निकलना था क्योंकि जानू की मॉर्निंग की फ्लाइट थी और पहले इन्हें होटल भी जाना था। जानू यहाँ पे राम को कहती है कि उस लड़की ने मुझे कहा था, तो राम कहता है कि हाँ मैं समझ नहीं पाया था, वो लड़की तुमसे कुछ बात कर रही थी, क्या कह रही थी वो तुम्हें। तो जानू कहती है उस लड़की ने कहा था कि सर बहुत अच्छे हैं, आप प्लीज उनका ध्यान रखिएगा। मैंने उसे वादा तो कर दिया कि मैं ध्यान रखूंगी, लेकिन आखिर मैं ऐसे कैसे कर पाऊंगी, मैं तो खुद यहाँ से जा रही हूँ और तुम्हें देखो तुम अभी भी वहीं के वहीं अटके हो। जिसके बाद आखिरकार जानू के जाने का टाइम आ गया था। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ये पुराने टाइम के अंदर चले गए हैं, इनके स्कूल की छुट्टियां पड़ रही है और एक बार अगर ये अलग हुए तो वापस कभी नहीं मिल पाएंगे। दोनों गाड़ी के अंदर बैठे थे, अपने पुराने मोमेंट्स को भी याद करते जा रहे थे। जानू कब तक होटल आ गया था और राम को बस एक एक मिनट भी इतना भारी लग रहा था जिसकी हद नहीं है। वापस से जानू रेडी वगैरह होती है, खुद के कपड़े वगैरह लेती है और राम के साथ में बस निकल जाती है। पूरे रास्ते ये लोग एक दूसरे से बात तक भी नहीं कर रहे थे, हद से ज्यादा इमोशनल थे, गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, फिर भी कोई बात नहीं हो रही थी। एक वक्त ऐसा आता है कि जब जानू खुद ही गियर के ऊपर अपना हाथ रख लेती है क्योंकि राम खुद तो उसको ना तो हक करने वाला था, ना ही उसे कोई बात करता, ना ही उसे कभी कोई वापस से टच करता, लेकिन इस बार राम ने उसका हाथ हटाया नहीं था या वो खुद भी डरा हुआ नहीं था, बल्कि जानू के हाथ के ऊपर ही उसका हाथ रख देता है। जानू तो इवन बैग लेने के लिए भी तैयार नहीं थी और तभी यहाँ पे राम रिवील करता है कि उसने एक टिकट और ले ली थी क्योंकि वो ऑब्वियसली बात है जानू को जाने तो नहीं दे सकता था, पॉसिबल भी नहीं है उसका रोकना, लेकिन वो कुछ टाइम जो और मिलेगा उस टाइम के बीच में वो जानू के साथ जरूर रहेगा। तो जानू इस बात को सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बार बार में राम बस एक ही बात कहता जा रहा था कि प्लीज मुझे ऐसे मत देखो, प्लीज मुझे ऐसे मत देखो, लेकिन जानू की खुद की आंखें इतनी ज्यादा भरी हुई थी, वो खुद इतनी ज्यादा इमोशनल थी कि राम को आखिर क्या ही कह पाती। जिसके बाद ये दोनों अपना चेक इन करा के सीधा निकल जाते हैं। दोनों वेटिंग एरिया के अंदर थे, काफी देर हो चुकी थी, ऑलमोस्ट मॉर्निंग हो चुकी थी और अब फ्लाइट का भी टाइम हो चुका था। ये दोनों एक दूसरे को कुछ भी नहीं कह पाते, दोनों एकदम साइलेंट थे, बस कंटिन्यूअसली रो रहे थे। राम एक भी मूवमेंट ऐसा मिस नहीं करना चाहता था जब वो जानू को नहीं देख पा रहा था, वो तो रोक भी नहीं पाएगा शायद उसे। और एक वक्त ऐसा आता है जब जानू खुद ही उसकी आंखों पे हाथ रख देती है कि प्लीज उसे ऐसे जाते हुए मत देखो, नहीं तो वो खुद भी नहीं जा पाएगी। और राम बस वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। जिसके बाद राम रोता रोता वहां से निकल जाता है, एयरपोर्ट से बाहर आ जाता है। गाड़ी के अंदर बैठा था तो भी उसे पास वाली सीट के अंदर ऐसा फील हो रहा था कि काश यहाँ पे अभी जानू बैठी होती या थोड़ी देर पहले अभी यहाँ पे जानू ही बैठी थी। घर आता है, अपनी बैल्कनी के अंदर था क्योंकि वहाँ पे और जानू ने काफी सारी बातें करी थी, इसी के कारण वो बैल्कनी के अंदर ही खड़ा था और पलट के देखता है तो पता चलता है कि जानू के कपड़े यहाँ पे रह गए हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे जानू भी प्लेन के अंदर बैठी थी और उसे बार बार में ऑब्वियसली बात है राम की ही
याद आ रही थी। राम उन सारे कपड़ों को समेटता है और अपने उसी बॉक्स के अंदर, उसी बैग के अंदर रख देता है जहाँ पे और भी जानू से रिलेटेड चीजें थी। और जैसे ही वो बैग बंद करता है और इसी के साथ में गाइस ये मूवी भी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आखिर कोई इंसान को किस हद तक याद कर सकता है, उसके पीछे क्या क्या चीजें सेक्रीफाइस कर सकता है, वो सारी चीजें हमें इस स्टोरी के अंदर बताई गई है। बहुत ही सिंपल स्टोरी है, कोई मार धाड़ कुछ नहीं है, कोई रोमांस नहीं है, लेकिन इस मूवी का जो साइलेंस था वो बहुत सारी चीजें कह गया है। तो गाइस आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।